हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक पोयम है और ये पोयम है जिसका टाइटल है द डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है, कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पहली बार 1920 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस पोयम को पढ़ने से पहले कि इस पोयम में है क्या, इस कविता के अंदर दिया हुआ क्या है। तो मैं बताता हूं कि एक बार ऐसा होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत परेशान होते हैं, वो गुस्से में होते हैं या चिंतित होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे तनाव में होते हैं। इस तनाव के कारण से उनका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन कहीं जाते हुए वो अचानक क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जब वो, तो वहीं उस पेड़ की ब्रांच पर कोई क्रो आकर के बैठता है, यानी कोई कुआ आकर के बैठता है। और उस कुएं के आकर के बैठ जाने से क्या होता है, वो ब्रांचेस हिलती हैं और उन पर जमा हुई बर्फ जो है वो पॉइंट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जा गिरती है। अब जब ऐसा होता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अब तक परेशान थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्सा हो है या बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो वो उनका जो मूड है वो अचानक से इस घटना के बाद में परिवर्तित हो जाता है। और जब उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है तब वो एक कविता इस बारे में लिखते हैं और जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक 8 लाइन की पोयम है, इसमें मात्र 8 लाइन्स हैं। उन 8 लाइन्स के बारे में हम समझते हैं। आओ लाइन टू लाइन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। वो कहते हैं कि जिस तरीके से उस कौए ने बैठ करके उस हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस पर उनको हिलाया और उनको हिलाने के कारण मेरे ऊपर क्या गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो आकर के मेरे ऊपर गिरी, यानी बर्फ मेरे ऊपर आकर के उस मूवमेंट के कारण गिरी। और वो कहां से गिरी, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस से आकर के मेरे ऊपर गिरी वो। अब ऐसा होने से क्या हुआ, वो कहते हैं कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस घटना ने, उस बर्फ के गिरने की घटना ने, और वो बर्फ क्यों गिरी, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे और हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। उधर एक कुआ आता है जो उसकी एक ब्रांच पर बैठ जाता है। उसके बैठने के कारण जो ब्रांच है वो हिलती है और उस पर जो जमा बर्फ है वो नीचे गिर जाती है। और नीचे कहाँ गिरती है, जहां पर पॉइंट बैठा है, यानी उनके ठीक ऊपर। अब ऐसा करने से वो बताते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो कहते हैं कि हुआ क्या, जब ये हुआ, मेरे ऊपर बर्फ गिरी उस कुएं के आकर के बैठने के कारण, तो मेरा जो हृदय है उसमें एक साथ परिवर्तन आ गया। जो मेरा गुस्सा था, जो मेरी नाराजगी थी, जो मेरी चिंता थी, वो एक साथ खत्म सी हो गई। वो एक साथ बिल्कुल हैप्पीनेस के मूड में चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि इस घटना के कारण मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया। उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जिस दिन के कुछ हिस्से को मैंने खराब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था अपने गुस्से और चिंता के कारण। तो ये बेटा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इस पोयम में कितनी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है और किस किस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें जरा, जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, सबसे पहला है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये लाइन है, इस लाइन में इमेजरी का यूज किया गया है। आओ हम पहले इमेजरी को समझते हैं कि इमेजरी होता क्या है। इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है जो यूज की जाती है विविड डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को टू अपील टू द
5 फिजिकल सेंसेस, हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चाखना यानी चखना, कोई चीज हम जब स्वाद करके देखते हैं, उसको खा करके देखते हैं, कोई चीज टच करके देखते हैं। तो इन पांचों में से किसी भी एक कल्पना को, जब भी किसी लाइन को पढ़ करके ऐसा लगे कि ऐसा महसूस होता है कि इन सेंसेस को कोई ताकत मिलती है, इन सेंसेस से कोई कल्पना होती है, तब हम इमेजरी कहते हैं। अब कैसे, जरा आप देखिए द डस्ट ऑफ स्नो। अब जब आपको स्नो की बात आती है और आप थोड़ा सा एहसास करेंगे कि जब वो आपके ऊपर गिरेगी तो आपको कैसा लगेगा, तो यहाँ पर आपका जो सेंस ऑफ टचिंग है वो आता है, इसलिए इमेजरी है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अब जब हेमलॉक ट्री की बात करते हैं तो हमारे मन में एक पेड़ की कल्पना उभर के आती है, तो ये क्या है, हमारा साइट है, हम देख न पा रहे हैं उस चीज को, समझ रहे हो नहीं। तो इसलिए पहली जो लाइन है इसमें वो है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इन लाइंस में क्या है, इमेजरी का यूज किया गया है। आगे चलते हैं, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है, देखो इस लाइन में, सेव्ड सम पार्ट। अलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड्स, सेम ही साउंड की रिपीटेशन होती है लगातार, यानी एक के बाद पहला शब्द देखोगे, फिर उसके बाद में दूसरा शब्द देखोगे, तो उसमें एक ही साउंड आएगा। यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट्स ऑफ वर्ड्स, यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट्स होते हैं या तो वर्ड्स के, जैसे यहां पर देखेंगे एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहां पर एस, सेव्ड में एस और सम में भी एस रिपीट हो रहा है। इन एनी सीक्वेंस ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, आप पास पास के शब्दों में होना चाहिए। तो अब जरा देखेंगे सेव्ड सम पार्ट, अब यहां पर दो बार एस का प्रयोग हुआ है और दोनों बार अलग अलग शब्दों में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर अलिट्रेशन है। आगे चलें, सिनॉक्टिकी। सिनॉक्टिकी क्या होती है, सिनॉक्टिकी का मतलब होता है, सिनॉक्टिकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल थिंग, यानी किसी भी चीज का जो हिस्सा है उस हिस्से से पूरा रिप्रेजेंट होता हो, कोई भी चीज पूरी रिप्रेजेंट होती हो उसके किसी एक हिस्से से, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब इसमें देखेंगे द पेन का मतलब है उस पढ़े लिखे किसी भी व्यक्ति की तरफ इशारा जो लेखनी यानी लिख पाने में, या उस कवि की तरफ इशारा जो बहुत अच्छी चीजें लिखता है। और स्वॉर्ड का मतलब है किसी ऐसे योद्धा से जो युद्ध लड़ता हो। तो अब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई किससे हैं, पेन जुड़ा हुआ है किसी राइटर से और स्वॉर्ड जुड़ी हुई है किसी योद्धा से। तो यहां पर किसी पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसी एक हिस्से का यूज किया है, जैसे राइटर का हिस्सा पेन हो गया और वॉरियर का हिस्सा स्वॉर्ड हो गया। तो यहां पर इसी तरह से उन्होंने भी लिखा है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब मेरा हृदय परिवर्तित थोड़ी हुआ, मैं तो सारा का सारा, मतलब मेरे हृदय को मुझसे जोड़ करके देखा जा रहा है, नहीं मेरे हृदय को एज ए पार्ट, लेकिन रिप्रेजेंट किया जा रहा है पूरा मेरा मूड, यानी कवि का पूरा मूड। एंजेममेंट, एंजेममेंट का मतलब है द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन वर्स और कपलेट इनटू अनदर सो दैट क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स फॉल इन डिफरेंट लाइंस। ये एक लाइन से दूसरे लाइन में मतलब रन करती है, रन इनटू करती है, और कैसे करती है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहां पर एंजेममेंट है। आगे है मेटाफर। मेटाफर क्या है, ये लाइन दी हुई है, मेटाफर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody ऑब्लिक समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। किसी में किसी के दूसरे जैसे की क्वालिटी, आपस में ए को बी मान लेना। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि तुम सुंदर हो, एक आपका गुण हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम श्याम हो, तो श्याम से मतलब यहां पर तुम्हारा नाम रोहन है और मैं कह रहा हूं कि तुम श्याम हो, तो श्याम के किसी गुण से मैंने आपकी तुलना कर दी है। तो द डस्ट ऑफ स्नो, यहां पर ये जो लाइन है, इस लाइन में क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। थैंक यू सो मच।